सर 1857 टू 1918 का ब्रिटिश पीरियड इंडियंस के लिए कैसा था? हम सब जानते हैं कि कंपनी के कार्यों से 1856 तक भारतीय जनता में बाहरी रोष व अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध पैदा हो गया था, जिसके कारण 1857 का आज़ादी का संग्राम हुआ, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस वार को दबाने के लिए एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया 1858 को बनाया। अंग्रेजों के अधीन इंडियन टेरिटरीज में क्राउन्स के नाम पर रूल होने लगा। इससे भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल व सुपरिंटेंडेंस हो गया। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 को लेकर आई, जिसके अनुसार काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंसीज एंड प्रोविंसेस के गठन व संचालन के लिए बेटर प्रोविजंस दिए गए। इंडियन लेजिस्लेचर का यह प्राइम चार्टर था। काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में बदलाव हुए। लेजिस्लेटिव वर्क के लिए इंडियंस को काउंसिल में शामिल किया गया। काउंसिल की पावर्स डिसेंट्रलाइज की गई तथा बॉम्बे व मद्रास गवर्नमेंट को पावर्स दी गई। इंडियन मेंबर्स को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहा जाता था, जबकि ब्रिटिशर्स को ऑफिशियल मेंबर कहा जाता था। इंडियंस को पहली बार प्रतिनिधित्व मिला, परंतु इंडिया में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं थीं। अनाज आदि की कमी थी। इसका कारण अच्छी शासन प्रणाली व जिम्मेदार सरकार का न होना था। इसलिए पहली बार गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, नरेंद्र सिंह महाराजा पटियाला, देव नारायण सिंह राजा बनारस व सर दिनकर राव ए प्रोमिनेंट पर्सन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर के रूप में स्थान दिया। हालांकि पूरी पावर गवर्नर जनरल के पास ही थी। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को उस टाइम काउंसिल्स में ना तो क्वेश्चन पूछने का अधिकार था और न ही बजट पर डिस्कशन करने का अधिकार था। इसके साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आइलबर बिल को लेकर आई, जिसके द्वारा ब्रिटिश ने सिविल सर्विसेज में यूरोपियन और इंडियंस सिविल सर्वेंट्स में भेदभाव खत्म करने के प्रोविजन दिए, जिसके कारण इंडिया में यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस में विरोध पैदा हो गया। इसी दौरान भारत में 1885 में एक ब्रिटिशर्स A.O. ह्यूम्स ने कांग्रेस का गठन किया। कांग्रेस का ब्रिटिश रूल पर भारी असर पड़ा। कांग्रेस की डिमांड थी कि इंपीरियल कंट्रोल रिलैक्स हो तथा गुड गवर्नेंस प्रोवाइड की जाए। कांग्रेस ने गवर्नर जनरल काउंसिल में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स रिफॉर्म्स, स्वराज, पूर्ण स्वराज, क्विट इंडिया, टू डू और डाई, गांधी जी का ओन कॉन्स्टिट्यूशन जैसी मांगों को तेज कर दी, जिसका इम्पैक्ट हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 लाना पड़ा। यह इंडियंस की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। गवर्नर जनरल काउंसिल में इंडियंस की संख्या बढ़ा दी गई। इंडियन मेंबर्स को बजट पर बहस व क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिल गया। इसके साथ ही मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1906 टू 1908 के बीच में आया। इसका रिजल्ट था इंडियंस द्वारा प्रेसिंग डिमांड्स। इसके द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया। इसकी पावर्स एंड फंक्शंस को एनलार्ज किया गया। इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंटमेंट करने जाया लगा। क्रिएशन ऑफ न्यू काउंसिल्स हुई। डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुई। इसके साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 मोरले मिंटो सिस्टम के बीच अंतर्गत लेकर आई। ये इम्प्रूव्ड लेजिस्लेटिव सिस्टम था। काउंसिल में इंडियन इलेक्शन पर सहमति बनी थी। इसकी असफलता भी हुई क्योंकि इसमें कम्युनल सिस्टम ऑफ इलेक्शन को जोर दिया गया, जिससे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिवाइड एंड रूल साबित हुआ। क्योंकि काउंसिल में मुस्लिम्स को, जमींदार्स को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जगह देने का प्रावधान था। साथ ही जब भारतीयों से प्रेशर पड़ा
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 आया। इसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के मैटर्स को रेगुलेट करने के लिए अच्छा प्रावधान किया गया। ये वास्तव में तो पिछले जितने एक्ट्स थे उनकी कंपाइलेशन ही था। साथ ही मॉन्टेग-चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स आया 1918 में पब्लिश हुआ। मॉन्टेग, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ने कॉमन हाउस में स्टेटमेंट दी थी 20 अगस्त 1917 को कि भारत में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, गुड गवर्नमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो। ये इस चीज़ पर बेस था कि लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 1916 में पैक्ट हुआ था, जिससे कि मॉन्टेग-चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स आया और भारतीयों को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलने लगा। थैंक यू।